नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा नासिर और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 2। इस सीरीज का पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूं, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस पहले तेलंगाना में असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आपके लिए भी निश्चय ही यूजफुल हैं। So all these questions are really useful for you. Don't miss out. Watch till the end. I'll use both English and Hindi languages for everybody to understand. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe for all information regarding any exam of environmental sciences in India. And if you like this video, please share it with 3 friends, at least 3 friends as Guru Dakshina. Question number 1. Which of the following is not a major risk associated with global warming? अब इनमें से कौन सा है जो कि एक बड़ा रिस्क नहीं है ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ? ए 1 इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, 2 इंक्रीज इन वाटर शॉर्टेज, 3 इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ नाइट्रोजन लोडिंग इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, या 4 इंक्रीज मॉर्बिडिटी फ्रॉम हीट वेव्स, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। जो पहला है इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया, ये ट्रू है, ये होगा ही, रिस्क होगा, क्योंकि असमय बारिश होगी और तापमान भी गर्म रहेगा, तो बारिश और गर्मी से मक्खी मच्छर पलते हैं, तो ये सही है। इंक्रीज इन ये होगा। इंक्रीज इन वाटर शॉर्टेज, कहीं कहीं बारिश नहीं होगी तो अकाल भी पड़ सकता है। 3 इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ नाइट्रोजन लोडिंग इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ये गलत है। क्योंकि नाइट्रोजन लोडिंग और स्ट्रीम्स और रिवर्स में जो होता है वो होता है क्योंकि आपने नाइट्रोजनस या फॉस्फेट युक्त फर्टिलाइजर यूज किए या सरफेक्टेंट यूज किए, जो जो बह के पानी में स्ट्रीम्स में जा रहा है, उससे होता है। उससे ग्लोबल वार्मिंग का कोई लेना देना नहीं है। सो इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ नाइट्रोजन लोडिंग इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैज गॉट नथिंग टू डू विद ग्लोबल वार्मिंग। whereas increased morbidity from heat waves, morbidity मतलब बीमारियां, गर्मी से, अकाल से, बाढ़ से, वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि असमय बारिश होगी, जहां बारिश होनी चाहिए वहां पे सूखा पड़ेगा, जहां सूखा पड़ना चाहिए वहां बारिश हो जाएगी, तो उससे ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो 1, 2 and 4 are risks associated with global warming, but 3 nitrogen loading of streams and rivers is not a risk associated with global warming, so not a major risk is 3. Answer is 3. ठीक है। Question 2. The intersection of economic and environment considerations give rise to development. Which type of development? तो जब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, दोनों के की सोच आपस में मिलती है, जहां इंटरसेक्ट करती है, वहां किस तरह का डेवलपमेंट होता है? बियरेबल मतलब सहने योग्य, कि झेल सकते हैं? नो। इक्विटेबल मतलब न्याय संगत, मतलब एवरीबडी गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी? नो। देन कम सस्टेनेबल, मीन्स टिकाऊ, दैट कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। या वायबल, व्यवहार, दैट इज डूएबल। करेक्ट आंसर विल बी 4, वायबल, दैट इज डूएबल, मतलब इकोनॉमिकली भी वायबल है, इकोनॉमिकली आपको रिटर्न देगा और इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं करेगा, तो डूएबल है, वो वायबल है, व्यवहार्य है, वो व्यवहार में लाया जा सकता है क्योंकि उससे फायदा होगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अगर पैसे का फायदा नहीं होता है ना, तो कोई डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट किया ही इसलिए जाता है ताकि उससे बढ़ोतरी हो, विकास हो, तो पैसा आए, तो पर्यावरण का भी सुरक्षा हो और पैसा भी आए, तो वो वायबल होगा, व्यवहार्य होगा, वो व्यवहार में लाने योग्य होगा। Question number 3. One of the major negative outcomes of construction of embankments on both sides of Kosi River in Bihar is. कोसी रिवर बिहार में है, वहां बांध बन चुका है। उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट्स हुए, हम जानते हैं। क्या क्या होता है साइड इफेक्ट्स? डिग्रेडेशन ऑफ रिवर बेड, एग्रेडेशन ऑफ रिवर बेड, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द डाउनस्ट्रीम रीचेस, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो डिग्रेडेशन ऑफ रिवर बेड का मतलब होता है रिवर बेड का खुरच जाना और गहरा हो जाना। एग्रेडेशन ऑफ रिवर बेड का मतलब होता है रिवर बेड का बढ़ना, ऊंचा हो जाना, मतलब सेडिमेंट डिपॉजिट होगा तो रिवर बेड बढ़ेगा, एग्रेडेशन होगा। और रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द डाउनस्ट्रीम रीचेस, ये प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम बिटवीन द स्टेट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर बेड व्हिच लीड्स टू एग्रेडेशन ऑफ रिवर बेड। ठीक है, आंसर इज 2। और एग्रेडेशन ऑफ रिवर बेड को देख लेते हैं। एग्रेडेशन और एल्यूविएशन इज अ टर्म यूज्ड इन जियोलॉजी for the increase in land elevation, typically in a river system, due to the deposition of sediment. Aggradation occurs in areas in which the supply of sediment is greater than the amount of material that the system is able to transport. तो बेसिकली नदी जो है उसकी धारा जब स्लो हो जाती है तो सेडिमेंट डिपॉजिट होने लगता है, तो रिवर बेड पे सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है, तो उससे रिवर बेड जो है तो छोटा हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 4. कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स इन कोलंबिया रिवर basin has affected the livelihood of Native Americans in that area because of Columbia जो river है वो अमेरिका में है,
और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और उस पे बहुत सारे बड़े बड़े बांध बन गए। पर उस बांध की वजह से जो नेटिव अमेरिकन हैं उनकी जो जीवन शैली है उसको काफी दुष्प्रभाव पड़ा। नेटिव अमेरिकन लाइवलीहुड वाज नेगेटिवली इफेक्टेड। नेटिव अमेरिकन वहाँ की जो स्थानीय प्रजाति है, वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो है। तो ये क्यों हुआ? Why was this? One, there is a significant decrease in the population of anadromous fish. Many of them became sick because of malaria. The land where they were growing crops were inundated. They were relocated to areas which were inhabitable. The right answer is there is a significant decrease in the population of anadromous fish. Anadromous fish क्या होती है ये देखिए। Anadromous fish means a fish or fish species that spends portions of its life cycle in both fresh and salt waters. और इसके एग्जाम्पल होते हैं सैल्मन और ट्राउट। तो सैल्मन और ट्राउट ये दो जो मछलियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती है, मतलब 10-20 50-50 किलो की मछलियां होती हैं। और ये मछलियां आप अपना आधा जीवन मीठे पानी में गुजारती है, नदी में, और बाकी का आधा जीवन समुद्र में गुजारती है। और फाइनली जब उनका बुढ़ापा आ जाता है तो वापस वो मीठे पानी में आ जाती हैं, नदी में वापस आ जाती हैं। पर जब नदी में बांध बन गया तो ये मछलियां बांध के उस तरफ रह गई और समुद्र में जा नहीं पाई। तो उसकी वजह से नदी उन जो मछलियों की पॉपुलेशन है, उनकी जो बढ़वार है वो हो नहीं पाई, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट गई। और इस पॉपुलेशन के घटने की वजह से जो नेटिव अमेरिकन थे, जो वहाँ के आदिवासी थे, वो इन्हीं मछलियों को मार के खाते थे और इन मछलियों को मार के बेचते भी थे। इन्हीं मछलियों से उनकी आजीविका चलती थी, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि मछलियां मर गई। सो anadromous fish like trout or salmon, because of the dam construction, they were not able to join the sea, and their life cycle was never complete, and their population dwindled, their size dwindled, and Native Americans were heavily dependent upon them for food as well as livelihood. And since these fish populations dwindled, the Native American livelihood was negatively affected. ठीक है? Question 5. Salmon population has come down drastically in Columbia River Basin due to construction of large number of dams. This is because अब सैल्मन रिवर का जो पॉपुलेशन में जो सैल्मन मछली का जो पॉपुलेशन है कोलंबिया रिवर में, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, उसका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, बहुत बड़े बड़े बांध बन गए हैं। तो बांध बनने की वजह से क्या प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से मछलियों की आबादी घट गई? दिस इज बिकॉज people had easy access to the river and this resulted in overfishing. No, salmon could not jump over the dams. Increased depth of water in reservoirs exerted tremendous pressure and salmon could not withstand it. Construction of dams resulted in an increase in GHGs and this killed salmon. तो people had easy access to river and resulted in overfishing. कि अब डैम बन गया, लोग अच्छा से फिशिंग कर सकते हैं, ओवरफिशिंग हो गया और मछलियां मर गई। ये बड़ा कारण नहीं था। या इसके अलावा कि जो बांध था उसके पानी की गहराई बहुत ज्यादा थी, उसमें मछलियां नहीं रह पाई, ये भी सही कारण नहीं था। या उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ और उससे मछलियां मर गई, ये भी कारण नहीं था। कारण यह था कि सैल्मन कुड नॉट जंप ओवर द डैम्स। क्योंकि मैंने बताया ना, मछलियां अपना आधा जीवन मीठे पानी में गुजारती थी और फिर वो नदी से बहते हुए समुद्र में मिलती थी, और फिर जब बुढ़ापा आता था उन मछलियों का तो वो समुद्र से वापस आके फिर नदी में मिलती थी, ऐसा होता था। और उनका लाइफ साइकिल लंबा होता है, मछलियों का 2-4-10 महीने का नहीं होता, वो सालों में लाइफ साइकिल होता है। पर जब बांध बन गया तो मछलियां बांध को कूद के तो समुद्र में जा नहीं पाएंगी, तो मछलियां बांध के उस तरफ रह गई और उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाया। सो सैल्मन कुड नॉट जंप ओवर द डैम्स, कुड नॉट मीट द सी एंड हेंस देयर पॉपुलेशन ड्विंडल्ड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है डैम बनाने का। क्वेश्चन 6. देयर आर मेनी प्रोपोनेंट्स ऑफ फॉर बस्टिंग ऑफ डैम्स बिकॉज दे हैव कॉज्ड एन इकोलॉजिकल हैवॉक। जैसे कि हमने अभी देखा कि बहुत लोग कहते हैं कि बांध को तोड़ देना चाहिए क्योंकि वो इकोलॉजिकल डिजास्टर है। However, from an eco-hydrological point of view, one needs to be cautious about dam removal because, लेकिन eco-hydrological point of view से हम देखें तो डैम रिमूवल से पहले भी हमें 100 बार सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? A, the new ecosystem created may not match with what one had before construction of the dam. कि अगर हम डैम तोड़ देंगे तो अब तक बांध के अंदर के उस तरफ जो इकोसिस्टम था वो डिफरेंट था ना, हमने उस तरह से मछलियां उसमें पाली थी, उस तरह से जानवर उसमें पल रहे थे जो उस बांध के पानी में रह सकते थे। अब हम बांध तोड़ देंगे तो पानी की धारा तेज हो जाएगी, उस तेज धारा में शायद वो सारे जीव जंतु ना रह सके। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अब आपने पूरा इकोसिस्टम को एक बार पहले बदल दिया है बांध बना के, अब बांध तोड़ के फिर इकोसिस्टम को बदल रहे हो, तो ये एक समस्या हो सकती है। टू रिमूवल ऑफ डैम्स मे सॉरी, आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम माई कोविड। रिमूवल ऑफ डैम्स may decrease the availability of water in the basin. और जो बेसिन में वाटर का अवेलेबिलिटी था उसको कम हो जाएगा डैम रिमूवल से, ये भी एक कारण हो सकता है। 3, नीदर रीजन ए नॉर रीजन बी। तीसरा ये है कि एक भी ए भी कारण नहीं है, बी भी कारण नहीं है। या 4, बोथ रीजन ए एंड बी। तो रीजन ए भी है, रीजन बी भी है। एक्चुअली ये 1 और 2 दोनों ही सही उत्तर होंगे, पर जो मेन रीजन है
इको हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कि इकोसिस्टम, पहले जो डैम डैम के साथ जो इकोसिस्टम था, वो डैम तोड़ने के बाद इकोसिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा, तो उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो 10 बार सोचना पड़ता है। क्वेश्चन 7, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द सेट बिलो विथ रिगार्ड टू डीडीटी। डीडीटी के हिसाब से जो गलत स्टेटमेंट है उसको चुनिए। इट इज एन एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग कंपाउंड, एंडोक्राइन डिस्टर्बिंग कंपाउंड है, यस। कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर, यस। सॉरी, डीडीटी कॉजेज ऑल काइंड्स ऑफ कैंसर। 3, कॉजेज एग शेल थिनिंग इन बर्ड्स, यस, क्योंकि डीडीटी जो है वो कैल्शियम को रिप्लेस करता है, तो एग शेल में कैल्शियम होता है, तो वो कैल्शियम को जब डीडीटी रिप्लेस कर देता है तो एग शेल थिन हो जाता है। डीडीटी रिप्लेसेस कैल्शियम इन बर्ड्स बॉडी and that calcium is responsible for egg shell formation, and when that calcium is replaced by DDT, egg shell thinning happens. तो ये 1 2 3 तीनों ही कारण है। It does not remain in the environment for a long time. This is not true. This is the wrong statement which you had to pick. DDT remains in the environment for a long time. ठीक है, तो ये गलत है। आंसर 4 ये गलत है, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, आपको चुनना था। क्वेश्चन 8, which of the following emissions will increase if we increase the use of biodiesel blends? तो बायोडीजल क्या होता है? फूड ग्रेन से जो हम इथेनॉल बनाते हैं या बायोडीजल बनाते हैं, वही बायोडीजल होता है जो हम मेज से, कॉर्न से, मक्के से, हम मक्के को डिग्रेड करते हैं और उससे हम इथेनॉल बनाते हैं, उसको हम पेट्रोल में मिलाते हैं, दिस इज बायोडीजल। अब इनमें से कौन सा एमिशन है जब इंक्रीज होगा, जब हम बायोडीजल ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, जब वो बढ़ेगा तो? 1, total unburned hydrocarbons, no, biodiesel burns very easily, so it will not increase total unburned hydrocarbons. बायोडीजल बहुत आसानी से बर्न हो जाता है, तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन उससे नहीं बढ़ेगा। 2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नो, अगेन नो। particulate matter, no, क्योंकि particulate matter is basically unburned hydrocarbon, so that will not form. particulate matter हो, unburned hydrocarbon हो, वो almost same ही होता है, तो particulate matter तो नहीं बनेगा उससे। oxides of nitrogen, this is a problem because biodiesel is derived from living matter, and living matter is all made of proteins. So when you make anything from living matter, it will have nitrogen from those proteins, and that nitrogen will be there in the biodiesel also. And when you burn that biodiesel, it will give oxides of nitrogen. तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो बढ़ेगा बायोडीजल के ब्लेंड से, क्योंकि बायोडीजल बनता है प्लांट से, और प्लांट्स हो या एनिमल्स हो हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं, तो उनसे आप कुछ भी पदार्थ लीजिएगा ना, तो उसमें वो नाइट्रोजनस प्रोटीन वो रहेगा, और उसको जब आप जलाइएगा बायोडीजल को, तो नाइट्रोजनस प्रोटीन का अंश उसमें है, तो वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देगा। आंसर इज 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, opponents of increased usage of biodiesel in India are most likely to cite the following reason in their arguments. Increased usage of biodiesel, opponents मतलब जो विरोधी हैं increased usage of biodiesel के, वो क्या आर्ग्यूमेंट देंगे, अपने तर्क को कैसे सिद्ध करेंगे? There is no real benefit in terms of GHG reduction. Not true. There is a real benefit in terms of GHG reduction when it comes to biodiesel. तो biodiesel से ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन में तो बेनिफिट है। There is a likelihood of increase in food insecurity, कि फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, या फ्यूल इनसिक्योरिटी विल इंक्रीज। फ्यूल इनसिक्योरिटी भी नहीं बढ़ेगी, फ्यूल तो बढ़ेगा, इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ेगी जब आप बायोडीजल जो कि एक रेन्यूएबल रिसोर्स है उसको यूज कर रहे हैं। तो 1 will not be the answer, 3 will not be the answer, 4, there's a likelihood of increase in air pollution. This will also not be the answer because biodiesel burns easily, will not cause much air pollution. तो बायोडीजल आसानी से जल जाता है, उसका ज्यादा एयर पोल्यूशन नहीं होता है। तो 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। 2, there's a likelihood of increase in food security. This is true, क्योंकि बायोडीजल जो है वो मक्के को डिग्रेड करके उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है इथेनॉल, और वो बायोडीजल होता है। तो जब आप सारा मक्का को इथेनॉल बना दीजिएगा, सारे प्लांट्स प्रोडक्ट को आप बायोडीजल बनाने में इस्तेमाल कीजिएगा, तो जाहिर है कि खाने के लिए जो मक्का इस्तेमाल होता है, जो प्लांट प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, वहां तो कमी आएगी ना। So when you divert your food resources towards production of biodiesel, there is likelihood of increase in food insecurity, and that is happening. So that is the argument in favor of not using much biodiesel. ठीक है। Opponents of increased usage of biodiesel, वो जो विरोधी हैं बायोडीजल के यूज के, सारे विरोधी यही उत्तर देंगे कि फूड इनसिक्योरिटी उससे बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को गलत जगह डिवर्ट कर रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ गिवन प्रोसेस which of the following is ideally least of the relevant factors from a life cycle analysis perspective? लाइफ साइकिल एनालिसिस प्रोडक्ट का क्या होता है? प्रोडक्ट का ग्रेवल टू ग्रेव, क्रैडल टू ग्रेव, प्रोडक्ट जहां से बना और वहां से लेके प्रोडक्ट का अंत तक क्या हुआ, वो होता है लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट में सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर होता है? टॉक्सिक एक्सपोजर टू वर्कर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जहां प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है और उसकी फैक्ट्री अगर पास होगी तो कम पैसों में बन जाएगा, ठीक है, दूर से सामान लाने में ज्यादा महंगा पड़ेगा और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये तीनों 1 2 3 आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। 4, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, दिस इज कंसिडर्ड लीस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज नो मैटर व्हाट द कॉस्ट यू हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन। सो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल को सबसे कम गौर किया जाता है, क्योंकि कितना भी महंगा हो आपको पोल्यूशन कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा, ये सरकार का नियम है, तो ये करना ही पड़ता है। तो लीस्ट ऑफ द रेलेवेंट फैक्टर्स जो होगा, सबसे कम रेलेवेंट फैक्टर कौन सा है, तो कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। बाकी सारे 1 2 3 जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कल एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो, शिकायत हो, मुझे जरूर बताइए। और बीमारी से भी थोड़ा सा मैं उबर रही हूँ, तो थोड़ा सा बोलने में जबान लड़खड़ा जाती है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।